हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। जो हम यूपीएससी के पीवाईक्यू की जो सीरीज चला रहे हैं, हमने उसमें 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की हम सीरीज लेकर आने वाले हैं। गाइज, आपको पता होगा कि आपके सर पर बैठा हुआ है प्रीलिम्स बिल्कुल आपके सर पर है। प्रीलिम्स जो है उसमें सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पीवाईक्यू कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ तो प्रीलिम्स में जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी कैसे सोचता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स की बात कर लें, प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको पीवाईक्यू लगाना ही चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो बिफोर द एंटरिंग एग्जाम हॉल आपको मिनिमम 10,000 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। उसमें पीवाईक्यू होने चाहिए, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है गलतियां क्या कर रहे हैं। आप पूरी साल कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बट आप अपनी नॉलेज को चेक नहीं करते। आखिर नॉलेज को चेक कैसे किया जाता है, हाउ टू चेक नॉलेज? तो नॉलेज को जो चेक किया जाता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है। वैसे ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है, वैसे ये जो एग्ज़ाम है वो नॉलेज का नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है वो रिकॉग्निशन का है कि आखिर आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। आपने कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे एलिमिनेशन करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपका प्रीलिम्स निकलवा सकती हैं। आप सीसेट में कैसे एलिमिनेट करते हैं, आप प्रीलिम्स जो जीएस का पेपर होता है उसमें कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड फीडबैक आईएएस से रिलेटेड, एनी कोर्सेज फ्रॉम फीडबैक आईएएस, तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फीडबैक आईएएस और यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ये हमारे जो कोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स को लेकर हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, सीसेट का कोर्स है, इथिक्स, मेंस आंसर राइटिंग, एवरीथिंग जो यूपीएससी का कंटेंट होता है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो बची हुई है, वो है फाउंडेशन कोर्स। तो वी आर लॉन्चिंग द फाउंडेशन कोर्स सून। बहुत जल्दी हम अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप फीडबैक आईएएस से जुड़े रहें और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आ जाइए, अब हम अपना जो ये जो है हमारा थर्ड सेशन होने वाला है। पॉलिटी के पीवाई के ऊपर थर्ड पार्ट है। तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे गाइस इसमें। तो हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे
और हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट कमेटीज हो गई। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फीडबैक आईएएस के ऊपर नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आ जाइए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में जो दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये जो क्वेश्चन है राज्यसभा से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। बिल्कुल आप सबसे पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना करें इस वीडियो को और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप समझने की कोशिश करें। आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए, आखिर इसका आंसर क्या है। अगर आप समझने की कोशिश करें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने खुद कई बार प्रीलिम निकाला तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आखिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर क्या देखने की कोशिश करेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आखिर इनमें से जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछा है, वो करेक्ट पूछा है। तो आपको ट्रैपिंग वर्ड में बिल्कुल नहीं फंसना है। क्या ट्रैपिंग वर्ड है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर इनकरेक्ट भी हो सकता था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो चलिए अब एक एक ऑप्शन को उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करता हूं कि राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। अब मुझे बताइए, मनी बिल के बारे में बताइए, क्या राज्यसभा के पास पावर होती है कि उसको अमेंड करने की या रिजेक्ट करने की? चैट बॉक्स में गाइज मुझे बताइए क्या अमेंड करने की पावर होती है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के पास, अगर आप आर्टिकल 109 देखेंगे, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 109 देखेंगे तो आर्टिकल 109 में मेंशन किया हुआ है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। मनी बिल को जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा क्या कर सकती है, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, खाली रिकमेंडेशन दे सकती है। तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अच्छा, पहला ऑप्शन जो हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि हैज नो पावर ईदर रिजेक्ट और अमेंड द बिल, तो नहीं कर सकती। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि राज्यसभा हैज नो पावर ईदर अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो ये तो पहला ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, जो दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट। मुझे बताइए क्या राज्यसभा जो है वोट कर सकती है डिमांड ऑफ ग्रांट पर? मुझे बताइए डिमांड फॉर ग्रांट पर राज्यसभा वोट कर सकती है या नहीं कर सकती है? गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि वोट फॉर ग्रांट, सॉरी डिमांड फॉर ग्रांट पर वोट कर सकती है राज्यसभा या नहीं कर सकती। तो अगर मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करता हूं, डिमांड फॉर ग्रांट पर जो वोट किया जा सकता है वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। राज्यसभा के अंदर क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट पर सिर्फ डिस्कशन होता है, वोटिंग नहीं होती है। ये जो वोटिंग की जाती है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, सिर्फ लोकसभा के अंदर। राज्यसभा कैन नॉट वोट डिमांड्स एंड ग्रांट। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है क्योंकि राज्यसभा नहीं, लोकसभा जो है कैन वोट। लोकसभा के अंदर क्या हो सकता है, वोटिंग हो सकती है, बट राज्यसभा के अंदर वोटिंग नहीं हो सकती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर
अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आपका क्वेश्चन ज़रूर गलत होगा और आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है या नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को मिक्स ना करें। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताइए क्या राज्यसभा जो है क्या डिस्कस नहीं कर सकता एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बताइए क्या राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताइए गाइस। अगर मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लेड बिफोर द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में रखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रखा जाता है? जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दोनों हाउस के सामने रखा जाता है और दोनों हाउस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये तीसरा ऑप्शन जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो राज्यसभा की लिमिटेशन क्या होती है? हमने ये समझा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। तो एक तो लिमिटेशन ये है राज्यसभा कैन नॉट वोट। कैन नॉट वोट, राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ डिस्कशन कर सकती है, कैन नॉट वोट कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन के जरिए और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और मैं बता दूं जो मैं ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं अभी, जो जितने भी मैंने इसमें टॉपिक्स लिए या जितने भी चैप्टर्स लिए, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं। ये सबसे बड़ा सेक्शन है जहां से प्रीवियस ईयर में मैंने 2014 से मिनिमम 11 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको एनालाइज कर रहा हूं। तो आप अगर इस पार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका डेफिनेटली क्या हो सकता है, आपका प्रीलिम निकल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप फीडबैक आईएएस के ऊपर नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बताया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आखिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? फिर आपको पढ़ना है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको इसमें ढूंढना है। तो अब मुझे बताइए, हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले गाइज आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आखिर ये क्वेश्चन है क्या, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा ये क्वेश्चन कहते क्या हैं। अगर मैं इन क्वेश्चंस को इन ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन क्या कहता है, अगर मैं इस ऑप्शन को देखने की कोशिश करूं, ये ऑप्शन क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर। मुझे बताइए जो यूनियन या एजुकेटिव पावर है यूनियन की, क्या वो वेस्टेड करती है प्राइम मिनिस्टर में? चैट बॉक्स में बताइए क्या वो प्राइम मिनिस्टर पर वेस्टेड करती है। और दूसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। मुझे बताइए आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि एजुकेटिव पावर ऑफ यूनियन बेस्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि एजुकेटिव पावर ऑफ यूनियन बेस्टेड किसके बेस्टेड? इन द प्राइम मिनिस्टर। नो, प्राइम मिनिस्टर नहीं, इन द प्रेसिडेंट। अगर आप आर्टिकल 53 देखने की कोशिश करेंगे, कौन सा आर्टिकल गाइस? अगर आप आर्टिकल 53 कहता है कि जो एजुकेटिव पावर हैं वो वेस्टेड करती हैं
इन द प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस में देखूं, रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड करती हैं वो इन द प्राइम मिनिस्टर, बट कॉन्स्टिट्यूशनली कौन है, प्रेसिडेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम आर्टिकल 53 को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सिविल सर्विसेज बोर्ड। क्या सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको सिविल सर्विसेज बोर्ड बताया था, दिल्ली का सिविल सर्विसेज जो बोर्ड है उसके बारे में आपको पढ़ाया था। तो जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा नाइदर वन एंड नाइदर टू। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, नाइदर वन एंड नाइदर टू होगा। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, या हम अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। और अगर मैं बात करूं हाँ, नेशनल लेवल पर जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं इसके क्या होते हैं, एक्ट चेयरमैन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन एंड नाइदर टू हो जाएगा, जिसमें क्या होते हैं, हेडेड जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है, और इसमें और भी मेंबर्स इंक्लूड्स होते हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप फीडबैक आईएएस के ऊपर नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहाँ से यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं पूछे गए वो इस सेक्शन से पूछे गए जो मैंने आज पीवाईक्यू लगाए हुए हैं। आज हम जो पीवाईक्यू का सेशन लेकर आए उसमें सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जैसा आपको पता होगा अभी बजट आया था, बजट के ऊपर क्वेश्चन है, और आपको इस बार प्रीलिम्स में बजट का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए, मैंने जैसा बताया आपको वैसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूं, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर मैं पहले हमने देख लिया ये स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट में हमें क्या ढूंढना है, स्टेटमेंट में हमें ढूंढना है जितने भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें आखिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज आपको ये समझना, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो बिल्कुल भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए, अगर मैं पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, आप पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। मुझे बताइए आखिर ये जो पार्लियामेंट के अंदर बजट को प्रेजेंट किया जाता है कौन सी मिनिस्ट्री करती है या कौन सा डिपार्टमेंट करता है। गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, बजट को जो पेश किया जाता है क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, या किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है बजट इन द पार्लियामेंट। आप मुझे बताइए किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। गाइज चैट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हमें कैसा पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन
कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हम बता नहीं पाएंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्योंकि हम सेशन ये लेकर ही आपके लिए आए, क्योंकि प्रीलिम जो है बिल्कुल आपके सर पर बैठा हुआ है और प्रीलिम्स आने ही वाला है। अगर आप अपनी नॉलेज चेक नहीं करेंगे कि आपने पूरे साल कैसी मेहनत की है, आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की है, अगर आप वो चेक नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलना तो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स निकलना। तो चलिए, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, वो प्रेजेंट किया जाता है बाय द इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आते हैं फिनांस मिनिस्ट्री में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है। किसके लिए? डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं वो डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू में आता है। चाहे हम कस्टम की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, या जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन? उड़ान केएपी कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उड़ान केएपी के मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपको समझना, क्योंकि ये जो हम टॉपिक कवर करा रहे हैं बहुत ही आपके यूपीएससी के एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, बिल्कुल आने वाला टॉपिक है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब मैं दूसरा ऑप्शन की बात करता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। मुझे बताइए, क्या कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट? क्या विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट के बिना कोई फंड विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए, क्या विदाउट पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के फंड को विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किससे? बताइए। फंड को कंसोलिडेटेड फंड से। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये तो मैंने बता दिया, अगर आप आर्टिकल 114, अगर आप आर्टिकल 114 को देखेंगे तो आर्टिकल 114 क्या कहता है? आर्टिकल 114 कहता है विड्रॉ, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ करना है, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा। सबसे पहले क्या होगा? आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा। और दूसरा क्या है? आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो चाहिए, और आपको पासिंग कराना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन एक्ट। एक एप्रोप्रिएशन एक्ट होता है, जब तक एप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जा सकता, जब तक कंसोलिडेट जो फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो दो चीज़ें बताई मैंने, एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए और एप्रोप्रिएशन एक्ट को पास कराना पड़ता है। तो क्या हो गया? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि आप फंड नहीं निकाल सकते विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। उड़ान केएपी कह रहे हैं नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या हो गया? पहला ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट हो गया, नहीं, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? वो करेक्ट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताइए, जो भी पब्लिक अकाउंट होता है, अगर वहाँ से डिसबर्समेंट करना है या वहाँ से पैसे को डिसबर्समेंट करना है, तो क्या तब भी पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है? मुझे बताइए, आखिर तब भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तीसरे ऑप्शन क्या कहता है? व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताइए, अगर पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट से हमें पैसा विड्रॉ करना है या डिसबर्समेंट करना है, तब भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताइए गाइस। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पब्लिक अकाउंट में इंक्लूड्स क्या क्या होता है।
आगे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर आप पब्लिक अकाउंट देखने की कोशिश करेंगे, पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? पब्लिक अकाउंट्स में जो इंक्लूड होता है, प्रोविडेंट फंड हो गए इंक्लूड होता है, सेविंग इंक्लूड होती है, जो स्मॉल सेविंग होती है वो इंक्लूड होती है, और डिपॉजिट अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं उनसे उनका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं होती है, डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? तीसरा ऑप्शन जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तो इसका राइट आंसर मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर सिर्फ हो जाएगा सी, हो जाएगा ओनली टू। ओनली टू इज द राइट आंसर। दोनों फर्स्ट एंड थर्ड जो है ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हैं। उड़ान के एपी कह रहे हैं नो सर। तो डिसबर्समेंट जो है पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये जो होते हैं प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग हो गई, या हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते, उसका जो है पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस हमने आपके लिए निकाल के लाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप फीडबैक आईएएस के ऊपर नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कमेटी इन द पार्लियामेंट? मुझे बताइए इन चारों में से कौन सी कमेटी जो है लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर? बताइए गाइस, कौन सी कमेटी जो है लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर? क्या कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है? क्या कमेटी ऑन एस्टिमेट है? क्या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है? क्या कमेटी ऑन पिटीशन है? गाइस चैट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताइए। अगर मैं कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की बात करता हूं, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं? बताइए गाइस। पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स में कितने मेंबर्स होते हैं गाइस? अगर मैं कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के मेंबर देखने की कोशिश करूं तो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट में कितने मेंबर्स होते हैं? तो दोस्तों 22 मेंबर्स होते हैं। और कितने लोकसभा में होते हैं, कितने राज्यसभा में होते हैं? तो 15 जो होते हैं, 15 जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। अब बचे कितने कितने बचे दोस्तों? जो 7 जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, 7 जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं, और 15 जो होते हैं लोकसभा में होते हैं। आप क्या ये सबसे बड़ी कमेटी हो सकती है पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट की क्या सबसे बड़ी कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द कमेटी ऑन एस्टिमेट। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स में कितने मेंबर्स होते हैं गाइस? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ लोकसभा के अंदर होती है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, राज्यसभा के अंदर होती ही नहीं है। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स में कितने मेंबर्स होते हैं? सिर्फ लोकसभा के अंदर होती है, और सिर्फ 30 मेंबर्स होते हैं, वो भी लोकसभा में होते हैं, ना कि राज्यसभा में। तो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स हो गया। अगर मैं आगे देखूं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर्स होते हैं गाइस? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर हैं गाइज? तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 22 होते हैं। और लोकसभा में इसके जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं, और राज्यसभा में जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो ये 22, 30 और 22। अब मुझे बताइए आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट?
इसका अगर मैं देखूं तो कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी और पिटीशन की बात करता हूं तो इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 मेंबर होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं और राज्यसभा के अंदर कितने होते हैं दोस्तों, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। तो 25 मेंबर्स होते हैं कमेटी ऑन पिटीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर होगा सी हो जाएगा, बिकॉज जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कमेटी होती है वो कौन सी होती है? लार्जेस्ट कमेटी जो होती है कमेटी ऑन पिटीशन होती है। इसका आंसर क्या है गाइस? डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आपने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ी होगी तो आई होप आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी होगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाता है जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है। यूपीएससी आपसे फैक्ट्स के बारे में नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपसे पूछेगा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है नहीं। अगर आपको टॉपिक को लेके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखें। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। आप मुझे बताइए, अगर मैंने जैसे आपको बताया आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन या फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अगर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हमें फंक्शन बताने, फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाइए। नीचे क्या पूछा गया है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया। आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, इन तीनों ऑप्शन में आपको करेक्ट ढूंढना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसके हम करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पहले स्टेटमेंट पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, वन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? जो एजेंडा होते हैं कैबिनेट मीटिंग के उनको प्रिपेयर करता है। तो यहां पर ये बिल्कुल क्या हो जाता है? यहां पर ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका राइट पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन करता है एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स का। और आगे आ जाइए, दूसरा ऑप्शन हम देखने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू द कैबिनेट मीटिंग। क्या ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंट देता है? मुझे बताइए चैट बॉक्स में गाइस, चैट बॉक्स में बताइए, बताइए जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है क्या करता है? चैट बॉक्स में बताइए गाइस। अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सेक्रेटेरिएट जो होता है कैबिनेट, वो क्या करता है? असिस्टेंट देता है कैबिनेट जो कमेटीज होती हैं उनको। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री। क्या ये एलोकेशन करता है फाइनेंशियल टू द मिनिस्ट्री? मुझे बताइए गाइस चैट बॉक्स में, क्या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को एलोकेट करता है या नहीं करता है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज एलोकेशन जो करता है मिनिस्ट्री को वो कौन करता है? फाइनेंस, वो फिनांस मिनिस्ट्री करती है, ये नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है पहला, फर्स्ट एंड टू इज द राइट आंसर। क्या है? फर्स्ट एंड टू इज द राइट आंसर होता है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। और आप अपने आंसर जरूर दें चैट बॉक्स में। अगर आपको आंसर नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। President shall make rules for the more convenient transaction
ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ द सैड बिजनेस। मुझे बताइए आखिर ये पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या रूल्स बनाते हैं मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ सैड बिजनेस? मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। अगर आप आर्टिकल 77 देखने की कोशिश करें, किसका? आर्टिकल 77 क्लॉज 3 देखने की कोशिश करें तो आर्टिकल 77 और क्लॉज 3 में क्या डिफाइन किया गया? क्लॉज 3 में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे मोर कन्वीनियंट बिजनेस और गवर्नमेंट इंडिया फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर साइड ऑफ द बिजनेस। तो ये पहला ऑप्शन जो हो जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्योंकि दे ऑपरेट ऑन द एड एंड एडवाइस। आपको पता होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो काउंसिल, तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेड बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर काम करते हैं? मुझे बताइए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? बताइए दूसरा ऑप्शन क्या करेक्ट है? अगर मैं बात करूं ऑल द एजुकेटिव जो एक्शन होते हैं गवर्नमेंट के वो शैल एक्सप्रेड किसके नेम पर काम करते हैं? वो काम करते हैं प्रेसिडेंट के नेम पर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली ए, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 77 क्लॉज 1 देखने की कोशिश करें, कौन सा आर्टिकल? 77 क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है? ऑल द एजुकेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। रियल एग्जीक्यूटिव तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। आपको गाइज अगर पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अगर आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस क्वेश्चन को ईजिली ठीक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? ईजिली ठीक कर सकते हैं। तो आगे आ जाइए और हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? देयर इज नो मेंशन ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है हमारे संविधान में? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या देयर इज नो डिफाइन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो एक्सप्लिसिटली जो टर्म है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो क्या है? नहीं डिफाइन किया गया है। किसके अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं आर्टिकल 75 क्लॉज 3 देखने की कोशिश करूं कि कौन सा? आर्टिकल 75 क्लॉज 3।
आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है गाइज, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल 75 3 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। अगर मान लीजिए अगर उनकी जो मेजोरिटी है वो क्या है, अगर वो अपना जो ट्रस्ट है वो खो रहे हैं तो क्या हो सकती है, सरकार गिर सकती है। इज प्रोवाइडेड रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें डिफाइन किया गया है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफाइन किया गया है, लेकिन कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया। पहला जो ऑप्शन हो जाता है वो क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि नहीं डिफाइन किया गया। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? क्या राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 75 क्लॉज 3, तो उसके अंदर क्या किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जब वो रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा के हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड। मुझे बताइए, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लॉ कमीशन इंक्रीज नंबर ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड? मुझे बताइए किस पर वेस्टेड होता है, बताइए गाइस चैट बॉक्स में बताइए। द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेस्टेड, क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, पार्लियामेंट होता है, लॉ कमीशन होता है, या फिर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गाइस चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बताइए गाइस चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखूं, अगर आपको पता हो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 को देखिए आप, आर्टिकल 124 क्लॉज 1, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या कहता है, वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्न कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट जो है अगर इंक्रीज करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करता है लॉ को, पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रेस्क्राइब। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये किसने फिक्स किया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू फिक्स किया कि आखिर कितनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम जितना अभी डिस्कस कर रहे हैं ये पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम कौन कौन से टॉपिक से पीवाईक्यू लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे आ जाइए और हम ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन से करेक्ट है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, क्या ये जो बिल पेंडिंग है अगर लोकसभा में प्रोरोगेशन पे लैप्सेस हो जाता है? मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या प्रोरोगेशन पे लैप्सेस होगा या नहीं होगा?
अगर मैं प्रोरोगेशन की बात करता हूँ, प्रोरोगेशन से क्या होता है, क्या पूर्ण सेशन एंड होता है प्रोरोगेशन से, या फिर जो लाइफ होती है हाउस की वो एंड हो जाती है। अगर मैं प्रोरोगेशन की बात करता हूँ तो प्रोरोगेशन पे क्या होता है, जो सेशन होता है वो एंड हो जाता है। क्या होता है, सेशन एंड हो जाता है, नोट जो लाइफ होती है हाउस की वो एंड नहीं होती है। तो अगर प्रोरोगेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल लैप्स हो जाएगा, बिल बिल्कुल भी लैप्स नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन जो हो जाता है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। आप मुझे बताइए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, क्या सेकंड ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि आखिर बिल पेंडिंग है, कहाँ पर पेंडिंग है, राज्यसभा के अंदर है, और जो अभी पास नहीं हुआ है बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, लेकिन लोकसभा में अभी पास नहीं हुआ है, और फिर क्या होता है, डिजोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, तो क्या वो बिल लैप्स हो जाएगा। अगर डिजोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का तो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं होता है, वो जब नेक्स्ट लोकसभा आएगी तो वहां से पास कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली टू। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओनली टू। ऑरिजिनेट इन द राज्यसभा पेंडिंग देयर नॉट येट पास इन द लोकसभा डज नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर जो हो जाता है ओनली टू हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम स्टेट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रेजुलेशन टू अफेक्ट इज पास बाई। कौन से रेजुलेशन टू अफेक्ट इज पास बाई। अब मुझे बताइए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अक्वायर कर दी पावर टू लेजिस्लेट ऑफ एनी आइटम इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रेजुलेशन इफेक्ट पास बाय द। बताइए इसका राइट आंसर क्या कहो, क्या लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, क्या लोकसभा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 टोटल मेंबरशिप से पास करेगी, या राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी एंड इट्स टोटल मेंबरशिप से पास करेगी, या राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। अगर हम इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करें कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अगर आप आर्टिकल 249 देखने की कोशिश करें, आर्टिकल 249 क्या कहता है, मुझे बताइए आर्टिकल 249 क्या कहता है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट में अगर वो स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ बनाने पड़ते हैं तो उस सबसे पहले क्या करना पड़ता है, राज्यसभा को एक रेजुलेशन पास करना पड़ता है, और राज्यसभा जो रेजुलेशन पास करती है वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाता है डी हो जाता है, बिकॉज स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है वो रेजुलेशन, और डिक्लेयरिंग दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको ये समझना जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए।
with reference to the Parliament of India and consider the following statement, और which of the statement is are correct। अब हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अगर मैं पहला जो देखने की कोशिश करूं, पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या जो प्राइवेट बिल होता है जो प्रेजेंटेड किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बताइए पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, प्राइवेट जो बिल होता है वो प्रेजेंटेड किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज असिस्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकरेक्ट है, प्राइवेट बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय एनी एमपी, कोई भी एमपी हो जो मिनिस्टर ना हो, सच एमपी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, तो वो क्या कर सकता है, वो बिल को, प्राइवेट बिल को क्या कर सकता है, वो प्रेजेंट कर सकता है। रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में। तो अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर कीवर्ड क्या हो सकता है, अगर मैं कीवर्ड देखने की कोशिश करूं तो प्रेजेंटली प्राइवेट बिल पास्ड हैज बीन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ऐसा इसका मतलब यहाँ कुछ लूप होल है, कुछ क्या है, लूप होल है। प्राइवेट बिल हैव बीन पास्ड अर्लियर, प्राइवेट जो बिल है वो पहले भी पास किया गया इन इंडियन हिस्ट्री। द प्राइवेट बिल पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट क्रिमिनल एपेलेट जुरिडिक्शन इन 1970 में, पहली बार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फॉर इलेक्शन टू लोकसभा ए नॉमिनेटेड पेपर कैन बी फाइल्ड। मुझे बताइए अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो नॉमिनेशन जो पेपर्स होते हैं कहाँ पर फाइल्ड किए जा सकते हैं। बताइए। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर्स कैन बी फाइल्ड बाई, अगर मैं इसका आंसर देखने की कोशिश करूं, क्या एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच इलेक्शन टू बी कंस्टेंटेड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय द anyone residing in India, a resident of the constituency from the election is to be constituted any citizen whose name appears electoral of constituency and any citizen of India। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस। व्हाट इज द राइट आंसर। अगर आप आर्टिकल 84 देखने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल 84 में क्या कहा गया, आर्टिकल 84 में क्या डिफाइन किया गया, मुझे बताइएगा चैट बॉक्स। आर्टिकल 84 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ए पर्सन, अगर कोई भी बंदा लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो वो क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, और दूसरा क्या हो, वो एक इलेक्टर हो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी सिटीजन हु नेम अपियर द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखने की कोशिश करूं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू। अब मुझे बताइए इन इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या चीज़ इम्प्लाइज करता है, बताइए गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा। जुडिशियल रिव्यू, अगर मैं जुडिशियल रिव्यू देखने की कोशिश करूं, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी लॉज एंड executive orders, the powers of judiciary to question wisdom of laws and enacted by the legislature, the power of the judiciary to review all the legislative enactment before they assentment by the president, the power of the judiciary review own judgment given earlier similar the different cases। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एजुकेटिव ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखने की कोशिश करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या कहता है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। क्या जो अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं देखने की कोशिश करूं, क्या अगर आप फर्स्ट लोकसभा को देखें, क्या फर्स्ट लोकसभा में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन में, क्या स्वतंत्रता पार्टी थी, मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जब थी कांग्रेस जो थी बहुत ही भारी बहुमत से जीत कर आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द लार्जेस्ट, तब क्या थी, स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी। और जो स्वतंत्रता पार्टी बनी थी वो कब बनी थी, स्वतंत्रता पार्टी जब बनी थी वो 1959 में बनी थी स्वतंत्रता पार्टी। और पहला लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था, पहला लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1952 से लेकर 1959 तक पहला लोकसभा था। तो जब लोकसभा जो पार्टी जो बनी है वो पहला लोकसभा का इलेक्शन हो गया उसके बाद बनी, तो कैसा, पहली जो पार्टी थी तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी। दूसरा अगर मैं देखने की कोशिश करूं, इन लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम इन द 1969। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कब रिकॉग्नाइज किए गए थे गाइस, लीडर जो अपोजिशन है सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया 1969 में। तो पहला जो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, इन द लोकसभा इफ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स द लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर पार्टी के पास कम से कम 75 मेंबर नहीं है तो क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता। गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इन द लोकसभा इनकरेक्ट है बिकॉज द रूल इज 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जिसके पास
10% MP हैं, जो जितने टोटल लोकसभा में है, तो वो क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। नॉट अ फिक्स नंबर, करंट लोकसभा 545, 10% मतलब हो गया 55 मेंबर्स, नॉट 75। तो कितना हो गया, अगर किसी के 55 मेंबर्स हैं तो वो क्या बन सकता है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, what references to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize reports to the House whether power make regulation, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए मुझे क्या होगा? आखिर कौन सी कमेटी है जिसके अंदर क्या होता है, बाय रूल, सब रूल्स और पावर्स टू मेक रेगुलेशन, स्क्रूटनाइज रिपोर्ट्स। तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस करती है, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, रूल्स कमेटी है, या बिजनेस एडवाइजरी है? मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर गाइज चैट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? तो ललित कामले कह रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी क्या है? कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो बिल्कुल सही है, जो कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो सारे काम करती है, वो रूल्स भी बनाती है, रेगुलेशन करती है, बाय लॉज, नोटिफिकेशन ऑर्डर और मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाता है, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हो जाता है। बिल्कुल सही है ललित कुमार आपका, बिल्कुल ललित कामले आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन जो है मनी बिल को लेकर है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं? जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे हैं? पार्लियामेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 16 को देखने की कोशिश करें, तो रिगार्डिंग ये मनी बिल से किससे रिगार्डिंग है? मनी बिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मनी बिल से रिगार्डिंग यूपीएससी ने काफ़ी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि आखिर मनी बिल से रिलेटेड। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं आखिर इसका आंसर क्या है। बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आप यहां देख लिए, इज नॉट करेक्ट पूछा है कि मनी बिल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। आप बहुत केयरफुली क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आगे क्या कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, पहले आगे बढ़ेंगे फिर आप देखेंगे आखिर आगे क्या है। तो आगे अब क्वेश्चन का हम ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिर ऑप्शन क्या है। पहला अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ए बिल शैल बी डीम टू मनी बिल इफ कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू द imposition, abolition, remission, alternation and regulation of any tax। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है?
क्या अगर मैं पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, पहला ऑप्शन क्या सही है? अगर आप मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल में कौन सा आर्टिकल मनी बिल को डिफाइन करता है? आर्टिकल 110 जो है मनी बिल की बात करता है। कौन सा बात करता है? आर्टिकल 110 जो है मनी बिल को डिफाइन करता है। आखिर मनी बिल होता क्या है? व्हाट इज मनी बिल? तो मैं पहला ऑप्शन देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मनी बिल में डिफाइन किया गया है एक बिल जिसके अंदर क्या होता है, प्रोविजन होते हैं इम्पोजिशन के, अबॉलिशन के, रिविजन के, ऑल्टरनेशन के, रेगुलेशन एनी टैक्स के। तो पहला ऑप्शन ये क्या है, ये मनी बिल को डिफाइन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अब आ जाइए बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अगर आप देखेंगे, अगर आप बी ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे, बी ऑप्शन क्या कहता है, ए मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो क्या ये मनी बिल को डिफाइन करता है? अगर आप आर्टिकल 110 क्लॉज 1 और किसको देखने की कोशिश करेंगे, क्लॉज सी को देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहता है ये जो 110 क्लॉज 1 एंड क्लॉज सब क्लॉज सी क्या कहता है, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये मनी बिल को डिफाइन कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आ जाइए तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, क्या तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड। अब मुझे बताइए तीसरा ऑप्शन क्या मनी बिल को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? चैट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइए क्या मनी बिल को ये डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर आप आर्टिकल 110, अगर आप आर्टिकल यहां पर लिख देते हैं, अगर आप आर्टिकल 110 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज डी की बात करेंगे तो ये मनी बिल जो कंसर्न करता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करता है तो कंटिजेंसी फंड नहीं से करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली, नॉट कंटिजेंसी फंड। तो इसका जो ऑप्शन सी जो हो जाता है, सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। कैसा ऑप्शन है, इनकरेक्ट। यहां पर जो आप देख रहे हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नॉट ओनली, कहां से हम निकाल सकते हैं पैसा, वो निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पहला तीसरा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। अगर डी ऑप्शन देखूं, मनी डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी गिविंग एनी गारंटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये मनी बिल कंसीडर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका गाइज राइट आंसर जो है वो सी इज द राइट आंसर, सी इज द, वैसे ये हम रॉन्ग है, बस हमसे क्या पूछा गया है, रॉन्ग ही पूछा गया है, इज नॉट करेक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर गाइज, सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सर कल से प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, एनी टिप? आप मुझे पहले ये बताइए कि पॉलिटी जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं कौन से अटेम्प्ट देने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या 2026 का देने जा रहे हैं या फिर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? पहले चैट बॉक्स में ये बताइए कौन से अटेम्प्ट के लिए आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे बताइए आखिर ये अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, आखिर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मुझे बताइए जो एमएलए की जो वैल्यू होती है वोट की, क्या हर स्टेट के में वेरी करती है, क्या हर स्टेट में अलग अलग होती है। गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर मैं बात करूं कि एमएलए के, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो वो एमएलए के जो वोट की जो वैल्यू होगी क्या वो वेरी करेगी। गाइस आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर आप आर्टिकल 55 को देखने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 कहता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एमएलए की जो वोट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वोट को, मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए। एमएलए के वोट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताइए। एमएलए के वोट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर मैं देखने की कोशिश करूं, वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, वैल्यू ऑफ एमएलए वोट, अगर एमएलए का वोट है तो इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस स्टेट की हम पहले पॉपुलेशन देखेंगे, आखिर पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड किसके साथ डिवाइड करेंगे, अगर मैं पॉपुलेशन स्टेट देख ली और टोटल इलेक्टेड एमएलए इन द स्टेट के टोटल जो हैं इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, इलेक्टेड एमएलए इन दैट स्टेट, और हम किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारी जो है ईच एमएलए की क्या है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि पॉपुलेशन डिफर्स अक्रॉस द स्टेट, तो क्या होता है हर स्टेट की पॉपुलेशन क्या होती है अलग अलग होती है, तो एमएलए की जो वैल्यू होती है वोट की वो भी अलग अलग होगी। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एमएलए की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है हर स्टेट में। दूसरा ऑप्शन अगर मैं देखने की कोशिश करूं, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी ऑफ द राज्यसभा। क्या ये सही है कि वैल्यू ऑफ द जो एमपी होते हैं लोकसभा के उनकी ज्यादा होती है और राज्यसभा की कम होती है? आप गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है कि अगर हम बात करते हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती है और जो राज्यसभा होते हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है कम होती है? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है या नहीं। तो दोस्तों चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के एमपी हो, दोनों की जो वैल्यू ऑफ वोट होता है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, वो दोनों का वैल्यू ऑफ वोट क्या होता है सेम होता है। ऑल एमपी टुगेदर हैव इक्वल कलेक्टिव वैल्यू एंड ईच एमपी वोट कैरीज द सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू कैरीज करते हैं। तो इस दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ओनली वन, ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर गाइज, ए इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। गाइज जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव अ क्लास 4 o'clock मेरी एक क्लास है, इसकी वजह से जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करें, और फीडबैक आईएएस के ऊपर अगर आप नए हैं तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।